हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में बिंदु नामक एक महिला अपने पति रंजीत के साथ रहती है। रंजीत एक ऑटो चालक होता है और वो दिन भर में गांव में ऑटो चलाकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। घर आने के बाद उसे रोज बिंदु स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर देती रहती है और उनमें से सबसे अच्छा होता है तंदूरी चिकन। न सिर्फ रंजीत बल्कि गांव में जो कोई भी बिंदु और रंजीत के घर आता उसे बिंदु के हाथ का बना तंदूरी चिकन बहुत पसंद आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है बिंदु, तुम्हारे हाथ के बने तंदूरी चिकन की तो बात ही कुछ और है। सच में इसे कितना भी खा लो जी ही नहीं भरता। ऐसी कौन सी जादुई सामग्री डालती हो तुम इसमें? ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैं तो केवल प्यार और साफ मन से खाना बनाती हूँ। मेरी दादी कहती थी कि जब एक महिला अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तभी उसके मन में चल रहे सारे विचार उस खाने में भी जाते हैं। अच्छे विचार जाएंगे तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और बुरे विचार जाएंगे तो परिवार में झगड़े और उदासी छाएगी। इसीलिए मैं तब से खाना बनाते वक्त ना बस सभी अच्छी चीजों को याद करती हूँ। शायद उसी के कारण मेरे खाने के स्वाद में अक्सर चार चांद लगते हैं। हाँ बिंदु, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हारे हाथ के तंदूरी चिकन खाकर तो कोई भी इस तंदूरी चिकन का फैन बन जाएगा, वाकई में। जी जी, धन्यवाद रंजीत जी। रंजीत और बिंदु के जीवन में सब सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से ऑटो चलाते समय रंजीत का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑटो रिक्शा को तो इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन रंजीत के हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, जिस कारण अब घर में बाकी समस्याओं के साथ आर्थिक समस्या भी होने लगती है। बिंदु, अब हम क्या करेंगे? मेरा पैर तो फ्रैक्चर्ड हो चुका है और हाथ भी। अब ऐसे में मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। घर खर्च और बाकी के खर्चे सब कुछ कैसे पूरा होगा? कैसे होगा सब कुछ? रंजीत जी, आप चिंता मत कीजिए किसी भी बात की। मैं हूं ना, मैं करूंगी। अब मैं काम करूंगी। काम? कैसा काम बिंदु? मैं हमारे घर के बाहर तंदूरी चिकन बेचूंगी। आप ही तो कहते हो ना कि मेरे हाथ का तंदूरी चिकन खाकर सभी उसके दीवाने हो जाएंगे, तो मैं अब वही करूंगी। घर के बाहर रहकर मैं तंदूरी चिकन भी बेच पाऊंगी और साथ ही आपका ख्याल भी रख पाऊंगी। ठीक है बिंदु। बिंदु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे लिए, मेरी वजह से ये सब करने जा रही हो। चुप रहिए जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मैं हूं ना। हाँ बिंदु। बिंदु रंजीत का ख्याल रखने के साथ साथ अब घर के बाहर ही एक छोटा सा ठेला लगाकर वहाँ पर तंदूरी चिकन बेचने लगती है और 2 से 3 दिनों में ही लोग उसके तंदूरी चिकन को खाने आने लगते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या तंदूरी चिकन बनाया है आपने बहन जी, मजा ही आ गया। बहुत ही कमाल का तंदूरी चिकन बनाया है आपने तो। हाँ बहन जी, सच में इतना बेहतरीन और लजीज तंदूरी चिकन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बिंदु अब अपने तंदूरी चिकन के छोटे से व्यापार से अपना घर खर्च और बाकी के खर्चे संभालने लगती है। ग्राहक बिंदु को एक सुझाव देते हैं। बिंदु बहन, आपको गांव में जगह जगह जाकर ये तंदूरी चिकन बेचना चाहिए, क्योंकि गांव में ऐसा तंदूरी चिकन और कहीं भी नहीं मिलता है। आपके तंदूरी चिकन की खूब बिक्री होगी अगर आप गांव में जगह जगह जाकर बेचोगी तो। हाँ बहन जी, रंजीत भाई की ऑटो रिक्शा है ना, उसमें बैठकर आप ये काम कर सकती हो। हाँ भाई साहब, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मुझे ऑटो रिक्शा तो चलाने आ ही जाती है, मैं ये कर पाऊंगी। बिंदु, ये लोग सही कह रहे हैं। अब मैं भी पहले से ज्यादा ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिंदु अब जगह जगह रंजीत की ऑटो रिक्शा में बैठकर तंदूरी चिकन बेचने जाने लगती है और इस प्रकार वो काफी सारे पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे अब रंजीत भी ठीक होने लगता है, लेकिन बिंदु के ऑटो रिक्शा तंदूरी चिकन ढाबा से अब गांव में रहने वाले दूसरे ढाबे वालों के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है, जिस कारण वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और बिंदु पर जलने लगते हैं। अरे इस ऑटो रिक्शा चलाने वाली बिंदु ने तो हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। सच में इसके कारण हमारे ढाबे पर ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या, गांव में हर कोई इसके तंदूरी चिकन के पीछे ही लट्टू हुए जा रहा है। हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
वो दोनों बुरे ढाबे वाले साथ में मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के चलते वो दोनों अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर रात को बिंदु का पीछा करते हैं और उसकी ऑटो रिक्शा के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक देते हैं। क्या हुआ है? हाँ, आप दोनों को क्या दिक्कत है? क्यों मेरे ऑटो के सामने आप दोनों ने अपनी गाड़ियों को रोक दिया? क्योंकि हम यहाँ तेरी ये ऑटो जलाकर राख करने आए हैं। बहुत उड़ती है ना इस ऑटो के दम पर है? इसमें सवार होकर तू गांव में जगह जगह जाकर तंदूरी चिकन बेचती है। आज ये ऑटो नहीं बचेगी। क्या? दोनों ढाबे वाले रंजीत की ऑटो रिक्शा को बिंदु की आंखों के सामने जलाते हैं और बिंदु कुछ नहीं कर पाती। वो दोनों ऑटो जलाकर भाग जाते हैं। नहीं, रुक जाओ! कौन थे वो दोनों? रंजीत जी की ऑटो! अब मैं क्या करूंगी? कैसे बेचूंगी तंदूरी चिकन? बिंदु का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर जाकर जब वो रंजीत को ये सब बताता है तभी वो बहुत हैरान रह जाता है। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बिंदु हार नहीं मानती और वो अब एक रेहड़ी पर तंदूरी चिकन बनाकर बेचने लगती है और वो उस रेहड़ी को गांव भर में जगह जगह ले जाती है। तभी वो दोनों ढाबे वाले और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या? ये बिंदु किस मिट्टी की बनी है? इसकी ऑटो रिक्शा जला दी हमने, उसके बाद भी इसका गुरूर तो देखो, इसकी हिम्मत तो जरा भी नहीं डगमगाई है। तो क्या हुआ? हम फिर से इसे तकलीफ देंगे। एक बार हिम्मत नहीं हारेगी, लेकिन दूसरी बार तो इसे हार माननी पड़ेगी ना। वो दोनों क्रूर आदमी फिर से रात में बिंदु को तकलीफ देने आ जाते हैं। तभी बिंदु उनकी आंखों में प्रॉपर स्प्रे छिड़कती है। जब दोनों की आंखों में तीखी मिर्च लगती है तभी दोनों दर्द से कराहते हुए वहीं पर गिर जाते हैं। नहीं, मैं जानती थी कि तुम दोनों दरिंदे फिर से आओगे मुझे तकलीफ देने, इसीलिए मैंने ये मिर्ची वाला स्प्रे मेरे पास ही रखा था। रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। बिंदु फौरन पुलिस को बुलाती है और उन दोनों ढाबे वालों को गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद बिंदु पैसे जोड़कर गांव में अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलती है और रंजीत का इलाज कराकर वो दोनों मियाँ बीवी साथ में ढाबे को संभालने लगते हैं। सुलेखा एक बहुत ही कंजूस औरत थी जो हर वक्त बस पैसे बचाने के बारे में ही सोचती रहती थी। एक बार सुलेखा अपने कमरे में लेटी होती है, तभी उसकी बहू एकता आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, चीनी खत्म हो गई है, चीनी दे दो। अरे बहू, इतनी जल्दी कैसे चीनी खत्म हो सकती है? अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने तुझे पूरा डब्बा भर कर दिया था चीनी का, और इतनी जल्दी खत्म हो गई है? माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं रोज चीनी खा जाती हूँ, और वो कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 2 महीने पहले दी थी। आपकी कंजूसी की वजह से मैं बहुत कम चीनी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी खत्म तो होनी ही है ना। बहू, सच में तू ना बहुत फिजूल की बात करती रहती है और फिजूल का खर्चा करती है। अरे महंगाई इतनी हो रही है और तू है कि रोज कोई ना कोई नया खर्च करने लगती है। अरे पैसे बचाया कर, आगे बहुत काम आएंगे। इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं होती। माँ जी, सच में आप हद करती हो। अरे घर में सब चाय पीते हैं और सबके लिए चाय में चीनी तो डाली जाती है ना। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ से सामान अपने मायके पहुँचाती हूँ जो जल्दी खत्म हो जाता है सामान? बहू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। तू खामखा ही इतना गुस्सा कर रही है। और घर में कौन कौन चाय पीता है मुझे ये बता पहले। सब पीते हैं। आप पीती हो, मैं, अनुज जी, ससुर जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्यादा चाय हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। चाय भूख को भी मार देती है। बहू, एक काम करते हैं, अब से चाय ही बंद कर देते हैं। अब तू रोज सुबह पानी गर्म किया कर और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिया कर। सेहत भी बनी रहेगी इससे। माँ जी, चाय और पानी में बहुत फर्क होता है। अरे आपको कंजूसी करनी है तो करो, जी भर के करो, लेकिन हम पर तो रहम बख्शो ना माँ जी। हमें क्यों पाई पाई का मोहताज कर रही हो? अरे मेरे मायके में तो 2 टाइम चाय बनती ही है। बहू, पहली बात तो ये कि ये तेरा मायका नहीं है, और दूसरी बात, मैं जो भी करती हूँ इस घर के भले के लिए ही करती हूँ। अब तू मुझसे इस बात को लेकर बहस तो कर ही मत। एकता को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद एकता को बाजार जाना होता है तो वो अपने पति से कहती है, अनुज जी, मुझे बाजार जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरा गोलगप्पे खाने का भी बहुत मन है, तो बाजार में खाऊंगी मैं। माँ से ले लो पैसे, सारे पैसे तो उनके पास ही होते हैं ना, मेरे पास कहाँ से होंगे? अभी माँ जी से पैसे लेने गई तो वो फिर चिंदी वाली हरकत करने लग जाएंगी और बस बाजार से आलू लाने के पैसे देंगी।
चलो माँ से तुम्हें पैसे मैं दिला देता हूँ। अनुज एकता को अपने साथ लेकर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, वो एकता को सब्जी लेने बाजार जाना है, तो आप पैसे दे दो। अरे घर में 4 आलू रखे तो है, फिर बाजार जाने की क्या जरूरत है। बहू एक काम करियो, आज रात में 2 आलू की तरी वाली सब्जी बना दियो और बाकी 2 आलू की कल सुबह। लो, अब हो गया ना 2 वक्त का खाना। अपनी माँ को अनुज भी कुछ नहीं कहता है और चुप हो जाता है। घर में सबको पता था कि सुलेखा बहुत कंजूस है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद एकता सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। एकता दर्द में चिल्लाती है, माँ जी, जल्दी आओ, लग गई मेरे, आय माँ। एकता की आवाज सुनकर वहाँ सुलेखा एकता को जमीन पर देखकर बोलती है, अरे बहू क्या हुआ, तू कैसे गिर गई? चल उठ जा, उठ 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 तू। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आ गई है, मुझसे पैर रखा भी नहीं जा रहा है। बहू तू यहाँ ही रहेगी तो कैसे चलेगा? चल तू कमरे तक तो हिम्मत कर। माँ जी, वो स्प्रे आता है ना, जो जल्दी से दर्द खींच लेता है, आप वो ले आओ और लगा दो, उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बहू वो तो बहुत महंगा आता है, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे भी दर्द में आराम मिलता है। माँ जी, मैं यहाँ दर्द में हूँ और अब भी आपको कंजूसी करनी है। अरे अब तो अपनी बहू पर थोड़ा रहम कर लो। अरे बहू, मैं तुझे दर्द में देख कर ही तो बोल रही हूँ। अरे ये सब स्प्रे वगैरह तो पैसे ऐंठने के चोंचले हैं, हल्दी वाला दूध पिएगी ना तो तुझे जल्दी से आराम मिल जाएगा। एकता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो दर्द में होती है और अब भी उसकी सास कंजूसी दिखा रही होती है, लेकिन वो बोलने के अलावा कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार शादी में गया होता है, जहाँ से उन्हें आने में काफी देर हो गई होती है। जब सब लोग घर आ रहे होते हैं तो सुलेखा कहती है, अरे सब जल्दी चल लो, वैसे भी बहुत देर हो गई है आने में। अरे आजकल मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। माँ जी, आप तो बिना बात के ही चिंता कर रही हो। अरे कुछ नहीं होगा, हम उमा आंटी को बोलकर तो आए हैं ना। बहू रात देखी है कितनी हो रही है, अब इतनी रात को वो हमारे घर के चौकीदार थोड़े ही कर रही होगी। हाँ, अरे अब तक वो भी तो सो गई होगी। माँ जी, आप ना बिना बात के ही इतनी चिंता कर रही हो। अरे कुछ नहीं होगा। सब लोग बात करते हुए घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का ताला टूटा होता है और घर का काफी सामान चोरी हो जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और पूरा घर देखने लगते हैं। पूरा घर देखने के बाद सब परेशान होते हुए हॉल में आते हैं और अनुज बोलता है, माँ, मेरे सारे पैसे, एटीएम सब चोरी हो गया। माँ जी, मेरे गहने भी नहीं है। माँ जी, हमारे घर में चोरी हो गई। माँ, अभी तो सैलरी आई थी, मैंने आपको दी भी नहीं और सब चोरी हो गई। अब क्या होगा? सारे पैसे तो चोरी हो गए। ईएमआई देनी है और जो जमीन ली है उसके भी पैसे देने हैं। अब वो सब कैसे होगा? मैंने भी अपनी सब जगह देख ली है। मैंने तो कंजूसी कर करके पैसे बचाए थे, वो सब मैंने राशन के डब्बे में छुपाए थे। चोर की नजर उस पर नहीं गई, वो सारे पैसे बच गए। लेकिन माँ जी, कंजूसी के पैसों से घर खर्च तो पूरा चल नहीं पाएगा, तो फिर हम अनुज जी की ईएमआई और जमीन के पैसे देंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो अभी वही है ना। बहू, तुम लोग मुझे कंजूस बोलते रहते हो ना, तो कंजूसी मेरी कंजूसी से ही इतने पैसे बचा लिए हैं मैंने कि अनुज के 2 महीने की ईएमआई और जमीन के पैसे और घर का खर्च भी चल सकता है। क्या माँ जी, आपने इतने पैसे बचा लिए? बहू, कंजूसी करना तुम लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन कंजूसी के चलते ही मुसीबत में काम आए हैं वो पैसे। सुलेखा की कंजूसी आज पूरे परिवार को मुसीबत से निकाल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।